कहीं जहाँ देखो वहाँ से ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में विराजमान हैं कि हम गौरव का अनुभव कर सकते हैं। आदरणीय रमेश जी बोराना साहब, बिनाका मैडम, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, इसी क्रम के अंदर हमारे जयपुर से पधारे हुए आदरणीय राजेंद्र मोहन जी शर्मा साहब, जबरदस्त गोष्ट भी हो गया। किशन जी दादिश साहब, कितने लोग आ गए यार आज देखो। सरोज जी, और बाल साहित्य की सबसे मोटी जड़ डॉक्टर विमला भंडारी, क्योंकि उन्होंने सलीला से जो माध्यम से बाल साहित्य को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और हम सबको वो प्रेरणा देता है। और इसी क्रम में परसों 14वां राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मेलन का आयोजन राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के सभागार में किया जा रहा है। अग्रिम बधाइयाँ। और अब मैं ऐसी स्थिति में कि जब हमारे साथ बहुत ही विद्वान और विदुषी सदन में विराजमान है, तो मंच पर मैं आज की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय भाई साहब श्री कृष्ण जी दादिश साहब को कि पधारे और आज की अध्यक्षता स्वीकार करें। आदरणीय कृष्ण जी दादिश साहब, आप विराजे, आपका आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय रमेश जी बोराना साहब को कि पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। बोराना साहब बहुत सक्रिय है नाट्य के क्षेत्र में। 3 दिन तक काम किया है मैंने मई में, और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि है आपकी और बिनाका मैडम की। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा बिनाका मैडम को, जो अध्यक्ष है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की, पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा मैं आदरणीय राजेंद्र मोहन जी शर्मा साहब को, वे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आज मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि चाहे कितने भी हों, लेकिन हमारे लिए आज ये पूरा सदन मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से पूरा सराबोर है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। अध्यक्ष मंडल बिल्कुल। और मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सरोज शर्मा जी को, वे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। सरोज जी। और हमारे बाल साहित्य का विमर्श जिस चीज पे होने वाला है, उनकी उपस्थिति यदि नहीं हो तो कार्यक्रम का आनंद थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में बहुत ही विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय विमला जी भंडारी पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। बाल साहित्य विमर्श है, आपके नेतृत्व में होगा। पधारिए आप। थोड़ी सी देरी से पहुंची, कल से तो मेहमान आने शुरू हो जाएंगे ना। जहाँ आप चाहें। चलो कोई नहीं। अब मंच के बाद मैं आमंत्रित करूंगा अशोक जी मंथन साहब को, वे पधारें और बोराना साहब को इकले उठाकर उनका सम्मान करें, और पंड्या साहब से निवेदन करूंगा कि किशन जी दादिश साहब का सम्मान करें। मैंने तो व्रत ले रखा है पंड्या जी की तरफ, मेरे को देना ही नहीं सम्मान। 4 बजे कार सफर में जो आपके कहने से मैं आगे बैठ सकता हूँ। अपने घर में सम्मान नहीं देते, आपस में एक दूसरे का कहना मानते रहो भाई।
अरे गाँव में अरे यार आप देखे इनका वहाँ कल ऊपर में जाके सम्मान करो। शकुंतला पालीवाल को आमंत्रित करूंगा, वे आए और बिना का मैडम का स्वागत करें, ऊपर उड़ा। बच्चों का देश मासिक पत्रिका के उप संपादक आदरणीय प्रकाश कातर से निवेदन है कि वो पधारें और राजेंद्र मोहन शर्मा साहब का स्वागत करें। शिल्पी पांडे आए और आदरणीय विमला जी का उपर्ण होना का सम्मान करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रियंका भट्ट को, वे आए और श्रीमती सरोज शर्मा का उपर्ण उठाकर स्वागत करें। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज समृद्ध मंच के सानिध्य में इस बाल साहित्य विमर्श और राजस्थानी गजल बोर्ड का आयोजन करने जा रहे हैं। और साथ ही सोने में सुहागा ये कहा जाएगा कि इन दोनों के साथ साथ में हमें और भी कई सुनने को, जानने का, सीखने का जो अवसर मिलेगा वो निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी होगा। ये इसकी कोई परिकल्पना नहीं थी कार्यक्रम की, ये कार्यक्रम एक छोटी सी भूमिका के ऊपर बना है। आदरणीय राजेंद्र मोहन शर्मा साहब का विचार हुआ था कि मुझे विमला जी भंडारी के प्रोग्राम में 10 तारीख को शरीक होने के लिए जाना है, तो आप उदयपुर बढ़ाना चाहते थे और उदयपुर आपका आने का प्रोग्राम आपने बनाया सपत्निक। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने उदयपुर का प्रोग्राम बनाया, आप पधारे। और उसके बाद में जब 10 तारीख को कार्यक्रम है तो आपने यहाँ पर 9 तारीख को लोक कला मंडल में भी शिरकत करने का निर्णय किया। और ये सारी बातें इस तरह से मिल गई कि आपका आना और बाल साहित्य विमर्श का होना एक सामान्य बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि आपने जो विषय के लिए कहा वो यही था कि बाल साहित्य पर विमर्श आवश्यक है। जयपुर से फोन पर मुझे शर्मा साहब ने एक ही बात कही थी कि वहां पर मैं आ रहा हूं तो मैं वहां के लोगों से मिलना चाहता हूं, गेट टुगेदर होना चाहता हूं। और गेट टुगेदर के लिए हमारे सामने यही था विकल्प जिसे अशोक जी ने और प्रकाश जी ने पूरा किया। हमारी राजस्थानी गजल कोर्ट होती है प्रत्येक रविवार, दूसरे रविवार को, लेकिन प्रकाश जी से मैंने एक फोन किया और निवेदन किया कि ये गोष्ठी फ्राइडे को हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपने कहा 15 दिन बाद लौट के आया हूँ, कल रजिस्टर देख बताऊंगा। रजिस्टर देखा, 8 तारीख खाली थी। युगधारा, राजस्थानी गजल कोर्ट और बाल साहित्य विमर्श के लिए कक्ष तैयार। अशोक जी ने फाइनल किया, पंड्या साहब ने फाइनल किया और अल्टीमेटली बातचीत करके ये फाइनल हुआ। तो ये दोनों कार्यक्रम यहाँ पर जो हो रहे हैं ये एक सहयोग कहा जाएगा कि एक अद्भुत सहयोग, जो मणिकांचन सहयोग जिसे कहा जा सकता है साहित्य की दृष्टि से, मणिकांचन सहयोग। और ऐसा सहयोग बहुत कम मिलता है कि हम बाल साहित्य में भी विमर्श करें और बाल साहित्य से हटकर उस चीज को करें जो कि आज हमारे साथ कार्यपाठ की जो परंपरा है उसका निर्वहन भी हो और बाल साहित्य पर विमर्श भी हो। मित्रों, बाल साहित्य के विषय में बहुत समृद्ध मंच बोलने वाला है, सभी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। मुझे तो संक्षिप्त में एक ही बात कहनी है बाल साहित्य के संबंध में कि आज बाल साहित्य की आवश्यकता इसलिए है कि देश के भावी कर्णधारों का भविष्य लेखकों के हाथों में टिका हुआ है। अगर बाल साहित्य सही मन से
बाल साहित्य का सृजन करता है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए वो उपयोगी सिद्ध होगा। बस उसकी पहुंच होनी चाहिए बच्चों तक, जो कि अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है बच्चों तक। आज हम गोष्ठी करते हैं, गोष्ठी में एक दूसरे की कविताओं का वाचन करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम व्हाट्सएप पे अपनी कविताओं को प्रेषित करते हैं और प्रशंसा करते हैं, और कई तरह के उसके ऊपर हम सिंबल देके इमोजी के माध्यम से प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक मानना है कि यदि हम अपने समूह में या किसी भी रूप में लेखक के साथ साथ यदि बालकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें तो निश्चित रूप से बाल साहित्य का कल्याण होगा। मैं इतनी संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मुझे सुनना है, बोलना नहीं। अब मैं सबसे पहले बाल साहित्य विमर्श पर गोष्ठी के शुरुआत में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय ज्योतिपुंज पंड्या साहब को कि वे अपने मत इस विषय पर प्रकट करें कि बाल साहित्य के विषय में उनकी धारणा क्या है। आदरणीय ज्योतिपुंज साहब। परमादरणीय मंचस्थ अतिथि, आदरणीय अजीत साहब, बुराना साहब, नाका जी, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय मधु साहब, आदरणीय कमला जी, तरुण जी, आप सब बच्चों को सादर नमन करते हुए मैं बहुत ही एक साल गर्भ मन में जो बात है वही कहना चाहूँगा। हम सब राजस्थान निवासी हैं, राजस्थानी भाषी हैं, और पूरे देश में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है कि जहाँ प्राथमिक शिक्षा अगर हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से दे सकें तो निश्चित रूप से आगे जाके वो साहित्य भी समृद्ध होगा और आगे बढ़ सकेंगे। जैसा कि हम देखते हैं हर क्षेत्र में, खास करके हमारे गाँव का ही देश है और ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में लोग केवल अपनी मातृभाषा समझते हैं, हम लोग राजस्थानी की जो बोलियाँ है उसमें समझते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले कम से कम 5वीं 7वीं 8वीं तक मातृभाषा के माध्यम से इसकी शिक्षा हो, और वो भी अभी सब जो सबसे बड़ी कमजोरी लग रही है कि हम बाल साहित्य की बातें कर रहे हैं। बाल साहित्य बहुत समृद्ध भी हो रहा है, खास करके पिछले 1 वर्ष में जो अकादमी की स्थापना हुई और उसमें जो प्रकाशन हुए, जो पुरस्कार दिए गए, प्रोत्साहन दिए गए, उसके लिए तो मैं सभी आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा कि खास करके हम लोग पिछले कई सालों से सलूमपुर में आदरणीय विमला जी भंडारी के सानिध्य में उनके होते हुए कार्य के अनुसार निरंतर मेरे ख्याल से एकाध भी प्रोग्राम ऐसा ना होगा जिसमें मैं साक्षी ना रहा हूँ। तो हर प्रोग्राम में मुझे जाने का सौभाग्य मिला है और वहाँ भी इस बात को कहा गया है। वहाँ उन्होंने कार्यशालाएं भी हर साल आयोजित की है। कार्यशालाएं आसपास की स्कूलों में जाकर बच्चों को तैयार किए कि जहाँ मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग उनको जाके 4-4 5-5 दिन का शिविर लगाते थे, और इसके साथ 2 दिन का जो एक राष्ट्रीय साहित्य का सम्मेलन होता था उसमें भी सारा विचार विमर्श होता था। तो उसमें ज़्यादातर मान्यता यही रही कि मातृभाषा को बढ़ावा देते हुए अगर साहित्य की प्रवृत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से बाल साहित्य भी आगे बढ़ पाएगा। और आज सबसे बड़ी कमजोरी जो है मुझे जो लगता है कि वो हम बाल साहित्य, खास करके बाल साहित्य इसलिए होता है छोटे बच्चों के लिए, खास करके किशोर वर्ग तक के बच्चों के लिए, वो अगर पहला हम उसमें ये रखें कि राजस्थानी में ज़्यादा से ज़्यादा हो, राजस्थानी में बाल साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दे पाए, राजस्थानी में बढ़ा पाए, तो निश्चित रूप से जो हमारी छोटी छोटी स्कूलें हैं, छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनको माध्यम मिलेगा। आज सबसे बड़ी कमी क्या है कि मातृभाषा में लोक साहित्य आधारित तो कुछ चीज़ें हैं पुरानी, उनको कुछ लोग पकड़ पाए, लेकिन उनको भी वापस जीवित करने की जरूरत है। और उस लोक साहित्य के माध्यम से या फिर नई रचनाओं के माध्यम, छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं, नाटक, इनके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक कक्षा में राजस्थानी को बढ़ा सकते हैं और बाल साहित्य को बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से
हमारे जो बच्चे हैं और साहित्य जो पढ़ते हैं और जिनके लिए पढ़ाया जाता है वो आगे बढ़ पाए। मैं भी अपने जीवन में थोड़ा बहुत जो कुछ कर पाया हूँ वो रेडियो के माध्यम से और बच्चों के लिए बाल नाटक, इसके साथ ही जो लोक साहित्य पर आधारित कुछ नाट्य रूपांतरण और इसी तरह जो प्रौढ़ साहित्य नाटक से थोड़ा सा उसमें बदलाव लाया जाए तो बाल साहित्य के लिए अगर तैयार किया जाए तो मैंने मातृभाषा में इस तरह की किताबें एनबीटी के माध्यम से और उनके माध्यम से कुछ तैयार भी की भी है। तो मेरा अपना यही मानना है कि हम बाल साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और वैज्ञानिक आधार पर बढ़ाएं और ख़ास करके राजस्थानी को माध्यम बना के बढ़ाएं तो निश्चित रूप से बाल साहित्य का कल्याण करता है। बहुत बहुत आभार आदरणीय पंड्या साहब। आपने बाल साहित्य के विषय में जो अपने विचार व्यक्त किए, निश्चित रूप से आपने राजस्थानी और हिंदी भाषा को दिशा देने के लिए जो निर्देश दिए, निश्चित रूप से उन पर काम होना चाहिए। एक बात बाल साहित्य विमर्श के ऊपर विशेष रूप से ये कही जाएगी कि बाल साहित्य लिखने वाले उदीयमान भी हैं, नवोदित भी हैं, स्थापित भी हैं और कई प्रयासरत भी हैं। तो उनके जीवन में अनेक तरह की चीजें आती है और निश्चित रूप से बाल साहित्य को वो अपने एक अलग ही नजरिए से उसको देखते हैं कि बाल साहित्य किस रूप में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए और हमारा संदेश बच्चों तक क्या पहुंचना चाहिए। हमारे बीच युगधारा की और उदयपुर में बाल साहित्य सृजन करने वाली शकुंतला पालीवाल मौजूद है। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि बाल साहित्य पर अपने विचार व्यक्त करें। शकुंतला पालीवाल। सभागार में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध साहित्यकार जन, बाल साहित्य की जो आज की आवश्यकता है उसके ऊपर मैं कुछ विचार हैं वो मैं आपके समक्ष साझा करूंगी। आज बच्चों का आधुनिक परिवेश इतना व्यापक तथा विविधतापूर्ण हो गया है कि माता पिता, अध्यापक तथा पाठ्य पुस्तकें उसकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाते। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए विविधतापूर्ण बाल साहित्य अत्यंत आवश्यक है जो बच्चों का चारित्रिक एवं मानसिक विकास करे। बाल साहित्य के अंतर्गत वह समस्त साहित्य आता है जिसे बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर रचा जाता है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति तेज होती है, ऐसे समय बाल साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा साहित्य जिसमें ऐसी कहानियां हो जो बच्चों का जीवन निर्माण करें, शिक्षाप्रद हो, प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों की जीवनियां और वैज्ञानिकों की जीवनियां, लोक कथाएं और मनोरंजक कथाएं। जैसे कि आज के तकनीकी युग में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो गेम आदि का प्रयोग हम बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अधिक करने लग गए हैं। ऐसे में जो बच्चे देश का भविष्य है और बाल साहित्य के बिना सर्वांगीण विकास होना मुश्किल है, क्योंकि बाल साहित्य बालकों के सर्वांगीण विकास की आधार भूमि तैयार करता है, बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करता है। बिना बाल साहित्य स्वस्थ समाज का निर्माण की कल्पना करना थोड़ा कठिन है। आज हर भाषा में बाल साहित्य के प्रकाशन की महती आवश्यकता है। लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल के में उलझकर बच्चे असमयहीन अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। जीवन में अनियमितताएं बढ़ने लगी हैं। ऐसे में बालकों में संस्कार सृजन करना हमारा परम कर्तव्य है। यह बहुत कुछ साहित्य से ही संभव हो सकता है। बाल साहित्य बच्चों की कल्पनाओं को विकसित और पोषित करता है, उनकी दुनिया का विस्तार करता है, साथ ही भावी जीवन की समस्याग्रस्त गतिविधियों के दौरान भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। बाल साहित्य पढ़कर बालकों का भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक, आत्मिक, संवेदनात्मक उत्कर्ष होता है। इसलिए बाल साहित्य की अपनी एक आवश्यकता है और ये समय समय पर इसका प्रकाशन अति आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला, आपने अपने विचार व्यक्त किए। बाल साहित्य विमर्श पर अब यदि उसके एक पक्ष पर चिंतन न हो तो बाल साहित्य विमर्श अधूरा रहता है। और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद है कि हम उनको सुनेंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि बाल साहित्य विमर्श की सार्थकता
इसी में। उनको सुनने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। नाम बोलने से पहले कहूंगा कि वो हमारे बच्चों की पत्रिका के उप संपादक हैं और लेखक का काम है, लेकिन उसका चयन करना और उसे प्रकाशित करके और भेजना और लोगों तक पहुंचाना, ये अपने आप में बड़ा ही दुरूह कार्य है, ये सरल कार्य नहीं है। मैंने लिखा है तो अच्छा लिखा है, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन ये बात सामने वाला नहीं कह रहा है कि आपने जो लिखा है वो अच्छा लिखा है। अच्छा किसने लिखा है? लेखक भी अच्छा लिखे और पाठक भी उसको अच्छा कहे तो लेखन की सार्थकता है। तो बाल साहित्य विमर्श की अगली कड़ी में वक्ता के रूप में मैं प्रकाशित आचार्य को आमंत्रित करूंगा कि वे पधारें और अपने विचार व्यक्त कर हमें लाभान्वित करें। प्रकाश। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मित्रों, सादर अभिवादन। राजस्थानी जाजम के लिए भी कुछ लोग तैयार होकर आए हैं, उन्हें थोड़ी सी इंतजार करनी होगी, उसके बाद वह कार्यक्रम भी होगा। बात चली है राजस्थानी के तो सिरमौर बैठे हैं। हाँ, तो वो एक के बाद दूसरा सत्र वही है। तो वैसे मेरे अब तक के पूर्व दोनों वक्ताओं ने बाल साहित्य की सारी बातों के ऊपर काफ़ी कुछ बताया है। सबसे पहली बात, जो मैं बाल साहित्य से जब जुड़ा, बचपन से लिखते थे पर व्यवस्थित लिखना नहीं जानते थे और दोनों तरह का साहित्य लिखते, जब जैसा मौका मिल जाता लिखते, किंतु मुझे जो एक निश्चित दिशा मिली इस रूप में, वह एक संयोग था कि मैं सलूम्बर कार्यक्रम में गया और जब कार्यक्रम देखा तो मुझे लगा कि नहीं, अपन को एक निश्चित दिशा में ही एक तरफ ही कुछ न कुछ ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि एक पहचान बने। और उसके कुछ महीनों बाद ही बच्चों का देश पत्रिका का काम मिल गया। तो जो इस दिशा में अनुभव बढ़ना चाहिए, वह अनुभव का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। सबसे पहला संघर्ष तो हमारे बाल साहित्यकारों को ये करना पड़ा कि भाई बाल साहित्य वरिष्ठ लोगों के साहित्य से कुछ अलग चीज़ है, अलग ढंग से लिखी जाती है और इसको पढ़ने वाला बच्चा अलग है। आप उसके लिए छोटे वाक्य चाहिए, सरल वाक्य चाहिए, कठिन नहीं चाहिए। और जो कुछ बड़े लोग ही लिखते थे वही बाल साहित्यकार बने कालांतर में, और सबने लिखा भी है दोनों तरफ से। तो एक अलग तरह की उसके अंदर विधागत, उसकी शैलीगत परिवर्तन उसमें हमें देखने को मिलता है। तो अभी तक भी मैं मानता हूँ कि बाल साहित्य लिखना ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि उसके लिए आपको बच्चे के हृदय में प्रवेश करना पड़ता है। यानी बच्चा क्या सोच रहा है वह आपको कहानी में, कविता में देना होगा, तब वो वास्तव में बाल साहित्य बनेगा। नहीं तो वो एक बड़ों का साहित्य बन जाएगा। हम प्राय क्या कहते हैं, ये करो, वो करो, ये मत करो, ये मत करो। आज का बच्चा ये नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसे कुछ अलग ढंग से कहना पड़ेगा। हम आओ बताएं, ये कुछ मतलब हमें ये करना है, मतलब उसकी क्रिया का रूप बदलना पड़ेगा, तो उसे लगेगा नहीं ये बात कुछ मेरे लिए है, वो उस बात को आदेश के रूप में नहीं स्वीकार करेगा। तो ये ऐसा कुछ परिवर्तन बराबर रचनाओं में आ रहा है। और अभी भी हम ये महसूस करते हैं लिखने वाले लोग, और जो आधी रचनाएं आज के बच्चे के अनुरूप नहीं है। वो आज का बच्चा बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत स्मार्ट बॉय है, और हम अभी भी चाहते हैं कि वो राजा रानी, या हम कह रहे हैं कि वो तोते ने कहा और मोर ने सुना और मोर ने ये किया। वो बच्चा कह रहे कहाँ बोलता है मोर, और तो हमने तो नहीं सुना, हमने तो उनको बातचीत करते हुए नहीं देखा, आप ये सब क्या लिख रहे हैं। तो उसे कहना पड़ता है कि ये कुछ कल्पनाशीलता है इसमें, और इसके माध्यम से हम तुम्हें संदेश ये देना चाह रहे हैं। तो कहता हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। तो इस प्रकार साहित्य में काफ़ी कुछ इस तरह के परिवर्तन हर विधा में चल रहे हैं, और कुछ नई नई विधाएं भी सामने आ रही हैं जिसकी वजह से लोग लिख रहे हैं। और एक पत्रिकाएं जो वास्तव में हम सभी बचपन में पराग, नंदन, चंपक, चंदा मामा, ये पत्रिकाएं पढ़ करके बड़े हुए, और हम समझते हैं कि भाई जो कुछ सामाजिक या कुछ बुराइयां जो प्राय आ जाती है वो हमें नहीं आई, तो उसमें उन पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें व्यस्त रखा और एक तरह से एक दिशा दी। पर आज ये एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। आज मोबाइल में जो कुछ आएगा बच्चा उसे देख लेगा, पढ़ लेगा, किंतु पत्रिका अगर घर में आती है तो उसको कोई खोलने वाला ही नहीं है। ये एक सच्चाई है। हम जब पत्रिका की सदस्यता के लिए जाते हैं कि भाई आपका बच्चा इस एज ग्रुप में है, हमारी पत्रिका ऐसी है, तो आप उसके मेंबर बनिए। अच्छा, पढ़ता ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है।
अब आप बोले आप आए हो इसलिए बोले मेंबर बन जाए, मैंने कहा नहीं, मैं आया हूँ इसलिए मेंबर नहीं बनना, उपयोग हो तो लीजिए, क्योंकि कागज का वेस्ट भी नहीं करना है। तो कहने का अभिप्राय है कि अब इसके लिए सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और ऐसा कुछ और अकादमी या जो विभिन्न बड़े मंच और संस्थाएं हैं, बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए अपन प्रेरित कर सकें या उनके लिए वातावरण बना सकें, इस दिशा में काम करने की मैं ज़्यादा आवश्यकता महसूस करता हूँ। और लेखकों और जो साहित्यकार मित्र हैं उनसे तो यही चाहता हूँ कि वो जितना पढ़ें, और इसमें भाव और शिल्प दो चीज़ें हैं, तो दोनों में जितना पढ़ेंगे उनका भावनाओं का भी विस्तार होगा और शिल्प में भी उनमें धीरे धीरे प्रवीणता आएगी। तो अपने आप को इक्विप करें और आगे बढ़ें, तो निश्चित ही बाल साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बात को ध्यान से आभार आदरणीय डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आपने जो ये सूत्र बताया कि जितना अधिक हो सके हम पढ़ें और पढ़ने के बाद लिखें, तो बिल्कुल सही बात है। साहित्य की कोई सी भी विधा हो, हर विधा के ऊपर ये चीज़ लागू होती है कि हम खूब पढ़ें और पढ़ने के बाद में लिखें, तो हमारा लेखन सार्थक होगा। इस सभागार में सबसे छोटी उम्र की एक बालिका विराजमान, उम्र 24 वर्ष, और बाल साहित्य में 3 पुस्तकें लिखी है। हम जानना चाहेंगे कि बाल साहित्य पर उनके विचार क्या हैं। शिल्पी पांडे। उम्र बताने का इतराज तो नहीं मेरा। 24 अभी हुआ है अगस्त में। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन, आप सभी को सादर नमस्कार। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस अपनी बात कहूँगी, क्योंकि मैंने जो फील किया है, बच्चों के छोटे छोटे पंख ऊंची उड़ान भरते हैं, छोटे छोटे पंख ऊंची उड़ान भरते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, इस डगर से उस डगर चलते हैं, गीली मिट्टी से ये बच्चे भिन्न भिन्न रूप में ढलते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल मिट्टी जैसे ही होते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, उन्हें जिस रूप में ढालो उसी में ढलते हैं, तो उनको परिवेश भी वैसा चाहिए। हम जो बोलते हैं, अब आज हमारे यहाँ के बच्चों को देख लीजिए, उनको मेवाड़ी या हिंदी सिखानी नहीं पड़ती, वो खुद सीख जाते हैं, क्योंकि उनको परिवेश वैसा मिला है। फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ के बच्चे इंग्लिश उनको सिखानी नहीं पड़ती, वो भले स्कूल ना जाए लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं। तो कुछ जो हमारी किताबें हैं वो उसी तरीके से हैं। बच्ची जैसी किताबें पढ़ेगा, उसका माइंड, उसका मस्तिष्क उसी तरीके से डेवलप होगा। हम उनको अच्छी बातें बताएंगे तो अच्छी सीखेंगे। हमारे बाल साहित्य में बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। उनको कह सकते हैं कि आप उनको परिवेश है, ये परिवेश किताबें हैं हमारी, और इसलिए आज जो बाल साहित्य है उस तरीके से हमें लिखना चाहिए। हम जो किताबें लिख रहे हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच रही, बच्चों तक पहुंच रही है वो है फोन। हमें अपने बाल साहित्य को, मेरा मानना है, आज डिजिटल दुनिया में हमें अपनी किताबों को डिजिटल करने की भी जरूरत है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी किताबें ऑनलाइन पढ़ती हूँ, मेरे घर में भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अपनी किताबों को डिजिटल करने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि वो भी और पढ़े। मेरा बस यही कहना है। धन्यवाद शिल्पी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत खुशी की बात है। निश्चित रूप से आपकी बात अच्छी लगी सभी को। और आज हमारे बीच में इस सभागार में एक ऐसी शख्सियत भी उपस्थित है जो कि बच्चों के बीच में रहती है, और उनके विचार यदि हम जान लें तो, क्योंकि वो है विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण बाला किरण। बच्चों के साथ रहने वाले का बाल मनोविज्ञान कितना सुदृढ़ होता है, ये एक प्रिंसिपल बता सकती है। बच्चों को देखती है, सुनती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है और उनसे रूबरू होती है। आज नहीं, एक दिन, हम एक दिन के लिए रूबरू होते हैं, वो रोजाना रूबरू होती है। तो ऐसी शख्सियत को सुनना इस बाल साहित्य विमर्श पर आवश्यक हो जाता है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ किरण जी को आमंत्रित करूंगा कि पधारें और अपना विचार व्यक्त करें। माँ सरस्वती को शशक नमन, सम्मानित मंच और प्रणाम। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए अभी ही मुझे कुछ कहना है, पर हाँ ये सही है कि मैं बिल्कुल बच्चों के बीच में रहती हूँ
और वर्षों हो गए घर में बच्चे थे और घर से बाहर निकली तो कई बच्चे भी हैं। मुख्य रूप से मुझे जो बात इसमें लगी, बाल साहित्य मैंने बहुत अधिक नहीं लिखा है, कुछ छुटपुट कविताएं लिखी है जो कि बच्चों के मन तक पहुंच सके। बालकों के लिए लिखने के लिए बालक बनना पड़ता है, मुझे बस इतना पता है, क्योंकि वो मन में क्या सोचते हैं हमें नहीं पता, उनकी इमेजिनेशन क्या है हमें नहीं पता। वो तो ये भी सोचते हैं कि पत्थर उठाकर फेंकेंगे तो उससे लग सकती है या नहीं लग सकती है, वो देखते हैं कि इससे लग सकती है। अगर कागज फेंकेंगे तो उनको ये उसमें महसूस कर सकते हैं कागज कितना दूर जाएगा, और फिर बाद में पत्थर फेंकते। मैंने छोटे बच्चों को अपने स्कूल में क्लास 1 के बच्चों को ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी आंखों से देखा है। उनके पास कागज है, उन्होंने कागज फेंका, फिर उनके पास पत्थर है तो उन्होंने पत्थर उठा के फेंका, तो उनको लगा ये कितना दूर है। तो ये उनकी दूरदर्शिता भी हम देख रहे हैं कि मैंने देखा कि इतनी दूरदर्शिता इनमें, तो इतने सारे बच्चे धीरे धीरे उनकी इस बाल मन को बड़े बालक, फिर बड़े बालक, फिर बड़े बालक, और फिर थोड़े से वयस्क बालक, किशोर वय से लेकर के वयस्क बालक में परिवर्तित होते हुए भी देखा है। तो हम 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को जब हम देखते हैं तो अभी जो शिल्पी ने कहा है कि वाकई उनके मन में बहुत अधिक उद्वेलन होता है, और सबसे अधिक जो उन बच्चों के मन में होती है वो होती है जिज्ञासा। सबसे अधिक हम जानते हैं कि एक बालक के मस्तिष्क का पूर्ण विकास उसकी उम्र के 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक पूर्ण विकास हो जाता है। 90% तक उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है, और वह उम्र ये तय कर लेती है कि वो जीवन में क्या बन सकता है। अगर उस समय उसको सही दिशा मिल जाती है, 1 से 5 वर्ष की उम्र तो बहुत अधिक 75% तक दिमाग विकसित हो चुका होता है, तो वो उम्र दिशा निर्धारित कर लेती है कि वो किस दिशा में जाएगा, और उस समय यदि हम उसको सही दिशा में ले जाएं तो वो बिल्कुल वही करेगा जो कि हमने उसको दिशाएं दी है। ऐसा हमने देखा भी है, आप जानते हैं, अपने परिवार में जानते हैं, अपने आस पड़ोस में सब जगह जानते हैं। तो यही बस की मुख्य रूप से यही बात है जो मैंने महसूस किए, जो मूल मंत्र मैंने जाना है कि अगर बालक के लिए लिखना है तो बालक बनना होगा और बाल मन को समझना होगा। धन्यवाद किरण जी। बिल्कुल बालक बनना होगा और बालक के मन की थाह लेनी पड़ेगी। अभी मंच से हमें बहुत कुछ सुनना है, लेकिन इसके बीच में मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि बाल साहित्य पर कोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच पर आना चाहें तो सादर आमंत्रित है, क्योंकि इसके बाद राजस्थानी जाजमकोट को मैं शुरू करूँगा आपके समक्ष। कि किसी के कोई विचार हो तो अपने विचारों को दबाए नहीं। बाल साहित्य पर कोई प्रायोगिक पक्ष आप रखना चाहते हैं, कोई अच्छी बात रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। सम्मानित मंच एवं प्रबुद्ध मित्रों, बात बाल साहित्य की हो रही है। मेरा ऐसा मानना है, अभी सभी ने जो बात कही बिल्कुल सटीक बातें हैं। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मित्रों, संस्कार उगते हैं, संस्कार उगाए जाते हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पौधा पनपेगा। और अभी जैसे केशवाला जी ने कहा कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है अत्यंत ही कोमल होता है, और 1 से लेकर के 8 वर्ष की उम्र तक बच्चा परिपक्व प्रायः हो जाता है। इस उम्र तक आप जो कुछ बच्चे को देना चाहते हैं वो उन सब चीज़ों को ग्रहण कर ले, और उसके बाद में वह जब अन्य वातावरण के संपर्क में आता है तो फिर वो दूसरी चीज़ें सीखता है। तो अभिभावक, शिक्षक जो हैं, उनका प्रथम दायित्व बन जाता है कि वे बच्चे को क्या देना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आप जो कुछ बनाना चाहते हैं वैसा ही बच्चा बनेगा। हम कई बार कहते हैं
कि समय खराब आ गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीज़ें अपवादात्मक रूप में सत्य हो सकती हैं, लेकिन अधिकांशतः हम सभी हैं उसके परिणाम, और हमें कैसे संस्कार मिले हैं। तो बच्चों को हम क्या देना चाहते हैं ये हम पर ही निर्भर करता है। और बच्चों का होना सबसे महती आवश्यकता है। जब हम बाल साहित्य लिखते हैं तो बच्चों को ध्यान में रख करके ही लिखते हैं, परंतु बच्चों तक वह साहित्य नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए, ये अकादमियों को सोचना चाहिए, संबंधित अकादमियों को, सचिवों को, कि हम ऐसा क्या करें कि एक ग्रामीण बच्चा और शहरी बच्चा समान रूप से संस्कारित हो सके। मैं अपनी कुछ बात इस ढंग से भी कहना चाहूँगी। मेरे पिताश्री ने एक पुस्तक लिखी थी, आओ कहानी गाएं। उसमें मैंने अपनी बात जो लिखी है, आदमी होता है एक बच्चा, आदमी होता है एक बच्चा, और बच्चा होता है एक आदमी। आदमी होता है एक बच्चा और बच्चा होता है एक आदमी। वह सुनता है, कहता है, वह सुनता है, कहता है, बुनता है और लिखता है। वह सुनता है, कहता है, बुनता है और लिखता है। कहानियाँ ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनते सुनते वह सो जाता है। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनते सुनते वह सो जाता है और सोते सोते वह जाग जाता है। वह मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, वह मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, हंसता है, रोता है। वह मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, हंसता है, रोता है, सिसकता है, शोर मचाता है। और चिचियाती चिड़ियाओं, दहाड़ते हुए शेर, दुबके हुए गीदड़ को देखता है। क्योंकि कहानियाँ प्रश्न करती हैं। बच्चे हमेशा पूछते हैं फिर आगे क्या हुआ, तो कहानियों को सुनता है, उसको अच्छी लगती है, कविताएं सुनता है, अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे का मन एक जिज्ञासु मन होता है और उन जिज्ञासाओं को सही ढंग से शांत करना चाहिए, उन जिज्ञासाओं का सही समाधान दिया जाना चाहिए। क्योंकि कहानियाँ प्रश्न करती है जिज्ञासाओं के आलोक में। जिज्ञासाओं के आलोक में ले जाती है कहानियाँ। अरूप हवा से बातें करती, अपनी गहराइयों में डुबोती है। अरूप हवा से बातें करती, अपनी गहराइयों में डुबोती है। कल्पनाएं निराकार को साकार करती हैं। और करते करते जिंदगी को खुशियाँ, और साकार करते करते जिंदगी को खुशियाँ और खुशियों को जिंदगी दे जाती है। बच्चा आदमी और आदमी बच्चा, हर आदमी के भीतर एक बच्चा होता है और बच्चे में आदमी बनने की संभावनाएं होती है। संभावनाओं की आहट सभी में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो बच्चा आदमी और आदमी बच्चा शब्दों को मुंह में पहुंचाकर, बच्चा आदमी और आदमी बच्चा शब्दों को मुंह में पहुंचाकर काटता है, चबाता है, संभावनाओं की आहट को समझता है, सहेजता है और फिर हो जाता है वह एक बच्चा आदमी, और फिर
हो जाता है वह एक बच्चा आदमी और आदमी बच्चा। तो ये थोड़ी सी बात मैंने कहने की कोशिश की है। और मनोविज्ञान जो है वो हमें बच्चों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा और उसी के आधार पर बाल साहित्यकार अपनी रचनाएं लिखें। यही मैं इस मंच से आप सभी को निवेदन करना चाहती हूँ। सादर धन्यवाद, नमन। निर्मल जी, आपका आभार। आपने अपना वक्तव्य व्यक्त किया। डॉक्टर शीतल श्रीमाली पधारें और प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, वीणा वाणी को प्रणाम करती हूँ, सभी सुधीजनों को प्रणाम करती हूँ। अपनी बात बहुत कम समय में कहने की कोशिश करती हूँ। कहने का मानस भी अभी बना, तुरंत अभी बना कि अगर नहीं कहूँगी तो शायद कुछ बाकी रह जाएगा। मैं अभी करीबन 1.5-2 साल से फोस्टर केयर विभाग से जुड़ी हुई हूँ। पोषण संस्थाएं जो होती है उनसे जुड़ी हुई, जिसमें पेरेंट्स बच्चे को गोद लेता है, पर वो क्लियर नहीं होता है बच्चे के लिए कि ये मेरे पेरेंट्स है, और बच्चे के लिए भी ये क्लियर नहीं होता है कि ये मेरे पेरेंट्स है। पेरेंट्स को भी पूरी तरह से बच्चा उनको नहीं दिया जाता है, एक उन पे मॉनिटरिंग होती है। तो इस विषय को मैं यहाँ इसलिए कहना चाह रही हूँ, बाल साहित्य में अगर सबसे पहले किसी चीज की जरूरत है तो वो है संजीदगी की जरूरत। उनकी संवेदनाओं को अपनी संवेदनाओं के साथ जोड़ना, उनके भावों को जिंदा करना और फिर उनकी जिज्ञासा को बनाए रखना। उस जिज्ञासा को हर प्रश्न के साथ शांत कर देना और उनके भाव को, जैसे हमने कभी ईदगाह कहानी पढ़ी थी जिसमें हामिद का चिमटा हमारे दिल दिमाग पर छाया रहता है, जैसे हमने कोई मार्मिक या विरह की कविता पढ़ी तो वो हमारे मानस पटल पर, या कोई ऐसी कहानी जो उसके दिल की गहराइयों तक पहुंचकर उन भावों को उसकी संजीदगी से जीवंत कर सके, तो वो एक अच्छा मानव। जैसे अभी कहा गया कि आदमी में बच्चा है, बच्चा बड़ा होना चाहता है, पर क्यों बड़ा होने के बाद आदमी में बच्चा होना चाहता है, ये बात गौर करने लायक है कि क्यों बड़ा होने के बाद फिर आदमी बच्चा, क्योंकि वो मासूमियत जो पीछे छोड़ आया है, उस मासूमियत में पाकीज़गी है, पवित्रता है, भावनाएं हैं, संवेदना है, तो वो बनी रहे उसके लिए साहित्य का सृजन बहुत सरलता से और बहुत भावपूर्ण होना चाहिए, जो बच्चों के हृदय तक जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर शीतल श्रीमाली जी। बाल साहित्य विमर्श चल रहा है तो इस क्रम को भंग करना ठीक नहीं रहेगा। अगर मैं राजस्थानी जाजम कोट को शुरू करता हूँ तो एक व्यवधान सा हल्का सा आ जाएगा और एक मजाक किरकिरा हो जाएगा, इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच से आदरणीय विमला जी को कि बाल साहित्य विमर्श पर अपने बहुमूल्य सुझाव और अपना वक्तव्य हम सभी को देकर लाभान्वित करें। आदरणीय माँ शारदे को नमन करते हुए सर्वप्रथम तो युगधारा को बहुत बहुत साधुवाद। एक लंबा कालखंड गुजर गया है। मैंने वो बाल साहित्य संगोष्ठी भी युगधारा की अटेंड करी थी, तो जो नेहरू हॉल में हुई थी, और आज फिर से ये कदम बाल साहित्य की ओर बढ़ा और एक लंबे अंतराल के बाद युगधारा ने अपनी राजस्थानी जाजम के साथ बाल साहित्य संगोष्ठी को जोड़ा। जब मुझे दादी साहब ने कहा कि आपको आना है और बाल साहित्य का आकर्षण ऐसा है कि मैं तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आज आपके सामने यहाँ हूँ। मंच को शोभित करने वाले आदरणीय रमेश जी बोराना साहब, किशन दादीश साहब, हमारे बाल साहित्य अकादमी के सचिव महोदय राजेंद्र मोहन जी शर्मा साहब, श्रीमती जी उनकी सरुण जी शर्मा, और संगीत संगीत नाट्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष
रमेश जी बोराना साहब, थोड़ी अल्पज्ञता रही मेरी, त्रुटि क्षमा करें। हमारे सम्मुख बैठे आदरणीय डॉक्टर ज्योति पुंजी साहब, प्रकाश जी काटेर साहब, युगधारा के अध्यक्ष अशोक जी मंथन साहब और आप सब। बात चल रही है बाल साहित्य की और कई बात सामने पूर्ववक्ता कह चुके हैं। उन सारी बातों को स्वीकारते हुए मैं ये देखती हूँ कि बाल साहित्य का भविष्य बहुत उजला है। जब 9th क्लास में सब्जेक्ट लेने की बात आती थी ना, तो जो भी इंटेलिजेंट होते थे उनसे यही उम्मीद की जाती थी कि वो लोग साइंस लें। फिर उसके बाद बचे हुए लोग आर्ट्स लेते थे और फिर बीच में कॉमर्स आ गई तो कुछ लोग कॉमर्स की ओर बढ़ने लगे। विधाओं में लेकर लेखन में भी लेकर कुछ इसी तरह की चीजें हैं, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। साथियों, कविताओं का दौर कभी नहीं गुजरेगा। कविताएं हमेशा जीवित रहेंगी क्योंकि कवि मंच जीवित है। जितना पैसा कविता कमाती है, आइए मैं औद्योगिक पक्ष की ही बात करूंगी, जो बाल साहित्य की बात करती हूँ, एक तरह से उत्पादन है। जैसे लोग क्रिकेट के दीवाने हैं और मैच देखने जाते हैं, उसी तरह से कवि सम्मेलनों को सुनने जाते हैं। क्षमा करें मुझे, थोड़ा थिएटर का समय था, किंतु उस थिएटर के समय को तोड़ते हुए बाल साहित्य उससे भी आगे है और उसकी संभावनाएं कैसे हैं, ये थोड़ा सा अपनी बात को कहने को मैं बहुत कुछ दूसरी क्षेत्रों में कह सकती थी, पर ये बात इसलिए कहना, रेखांकित करना चाहती हूँ क्योंकि अभी जो समय है वो बाजार का समय है, पैसे का बोलबाला है, जो बिकता है लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब आप सोचेंगे कि बाल साहित्य और बिकने वाली बात आप कैसे कर रही है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको, राजस्थानी जाजम जो आज है, मातृभाषा की बात यहाँ आई है। हमारी केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू करी है, उसके तहत बाल साहित्य की बहुत जबरदस्त मांग आने वाली है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है प्राइमरी स्कूल तक, वो बच्चों के मातृभाषा में पहुंचने वाला है और ये करीब करीब चल ही रहा है, पास हो ही रहा है। और ये इसलिए भी कहती हूं मैं कि जो बाल साहित्य बिक कैसे रहा है, पाठ्यक्रम के अंदर आता। अभी प्रश्न आया था कि बच्चे पढ़े, बच्चों तक पहुंचे, स्कूल की किताबें तो बच्चों को पढ़नी चाहिए, पढ़ेगी। अब आप दूर कहां जाएं, मेरी अपनी ही बात कर लेती हूं मैं। महाराष्ट्र में लंबे समय से क्लास 6 के अंदर टीटू और चिंकी मेरी कहानी चल रही है बाल भारती में। महाराष्ट्र में फिर से एक कोर्स में 4ठी क्लास में स्वाद का रहस्य कहानी लगी हुई है। महाराष्ट्र में फिर से 10 साल के लिए पृथ्वी ने मांगी चप्पल, टिप एंड टॉय वाली कंपनी ने मेरे से 10 साल का एग्रीमेंट किया है। बाल साहित्य का तो बहुत भविष्य उजला। अब कहेंगे फिर कैसे, जब बात शिल्पी कहती है कि डिजिटल फॉर्म में आना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ, मेरी कई कहानियों का डिजिटल फॉर्म हुआ है, उनके ऊपर एनिमेशन फिल्में बनाई है ट्वीट कहानियों ने। ट्वीट कहानियों की ऐसी एक चैनल है जिसने कम से कम मेरी 15 बाल कहानियों की वो बनाई है, एनिमेशन फिल्म बनाई है, बहुत सुंदर, यूट्यूब पर है। और मुझे तो पता ही नहीं चलता है, कभी कभी मेरे सामने आ जाता है जब मैं गूगल खंगालती हूँ तो कि मेरी कहानियों को बना करके और सुनाया जा रहा है बच्चों को। अरे ये तो मेरी कहानी है। रैंडम सर्वे करवाया नवभारत टाइम्स ने दिल्ली में जनवरी में, और मेरे पास एक पेपर की कटिंग व्हाट्सएप पर आती है। जो रैंडम सर्वे था उसमें सबसे अधिक पढ़ने वाली किताब का नाम बच्चों ने पसंद किया था उड़ने वाले जूते। मैं आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि कैसे किताबें बच्चों तक पहुंच रही हैं और कैसे किताबें बच्चे पढ़ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और वो सर्वे में उसको दे रहे हैं।
किस हाल में मिलोगे दोस्त? 4 भाषाओं में अनुवाद हुई है इसी वर्ष, पंजाबी में, उड़िया में और गुजराती में, और एक और भाषा है शायद गढ़वाली में। बाल साहित्य का जो भविष्य, मैं सारी विधाओं में लिखती हूँ, मैंने कहानियां भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, मैंने यात्रा वृत्तांत भी लिख रही हूँ, किंतु जो भविष्य मुझे बाल साहित्य में तैरता हुआ नजर आता है वो वाकई में बहुत रंगीन है। और ये ऐसा मत मानना कि बाल साहित्य में पैसा नहीं मिलता है। बाल साहित्य में अच्छा खासा मंच है, बाल साहित्य में अच्छा खासा पैसा मिलता है। जो 10 साल के लिए अपने कोर्स में लगाने के लिए कमिटमेंट करते हैं, क्या वो पैसा नहीं देंगे? बिल्कुल देते हैं, मानदेय उसका। और अभी जो सुलभ भारती है दिल्ली की, वहां पे भी मेरी 2 कहानियां हैं जो अगले साल कोर्स में आ जाएंगी। कहानियों की ही मैं बात कर रही थी और इसके बाजारीकरण की बात कर रही थी, और इतना एक और आपको बताऊंगी कि दी ऑर्बिट आई, मंजू रानी और मूर्ति चोर, प्रकाशन विभाग ने इस जासूसी बाल उपन्यास को अब यही प्रकाशित किया है। अब जब नेशनल बुक ट्रस्ट और प्रकाशन विभाग जब आपकी पुस्तकें को प्रकाशित करता है तो निसंदेह आपके पास रॉयल्टी का भी बहुत अच्छा पैसा आता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाल साहित्य का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप लिखें, राजस्थानी में लिखेंगे और जैसे ही कोर्स शुरू होगा राजस्थानी का, तब मांग आएगी कि राजस्थानी में कहाँ है बच्चों के लिए कहाँ लिखी हुई कहानियां, तब आपको लगेगा कहीं कि हाँ, हमारे को भी कहीं पूछा जा रहा है। अभी तक तो हम आगे हो करके अपनी रचनाओं को बिना पैसे में भी इधर उधर छपने के लिए दे रहे हैं। जहां हम 1 घंटा भी अगर मजदूर काम करता है तो वो पैसा देता है उस चीज का। जहाँ शारीरिक श्रम का पैसा मिलता है, तो जहां हमारा टैलेंट है, जहां हम मानसिक श्रम करते हैं, तो उसको हमें उतना हमें मिलना चाहिए। और केवल हिंदी बाल साहित्य में ही ऐसा नहीं हो, ऐसा क्यों? जबकि आप विदेशों में तुलना करेंगे तो वहां पे जो बाल साहित्य है और वहां के जो बाल साहित्यकार है, अगर उनको पता चल जाए कि मैं बाल साहित्यकार हूं, तो वो स्टार बना देते हैं, हाथों हाथ ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर बाल साहित्य का बहुत बड़ा बाजार है। आप हैरी पॉटर को बच्चों के स्कूल के बैग में भी देख सकते हैं छपा हुआ, उस चित्र को आप स्टूडेंट बॉक्स पे देख सकते हैं, आप टी शर्ट्स पे देख सकते हैं, और बहुत वहां के जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं आप उनको बिकता हुआ देख सकते हैं। कुछ कुछ वैसा ही बाजार हमें भी बनाने की आवश्यकता है। क्यों नहीं पढ़ेंगे बच्चे, क्या बूढ़े भी पढ़ेंगे? ऐसा नहीं, बड़ों का साहित्य जरूर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पर बच्चों का साहित्य बड़े बहुत आराम से पढ़ते हैं। और सीरीज लिखिए, उस सीरीज का इंतजार रहता है कि आगे की आपकी सीरीज कब आएगी, और इंतजार होने लगा, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो बहुत गोल्डन टाइम है बाल साहित्य का, और यही कारण है कि राजेंद्र मोहन जी शर्मा ने कहा है, तरुण जी राजीव साहब ने अपनी बात ये व्यक्त की, खुलासा किया है कि बाल साहित्य संगोष्ठी भी राजस्थानी जाजम के साथ रखी जाए, क्योंकि आने वाला समय बाल साहित्य का ही है। और जिसकी सुगबुगाहट बहुत पहले हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भांप ली थी, आज बच्चों की स्थिति कैसी है कि अगर बस में बच्चा बैठा है सीट पर, तो हम उसको कहते हैं जरा आप इसको गोदी में ले लीजिए, बड़ों को बैठने दीजिए। हम बच्चे को उस बैठने के लिए सीट नहीं देते हैं, किंतु नेहरू जी ने इस चीज को समझा, इसीलिए नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई और उनके पैरेलल चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई, और देश में ऐसे कई बाल भवन बने उस समय में, और बच्चों को वो चीजें, वो परिवेश देने की कोशिश की गई, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा आने वाला पीढ़ी, देश का भविष्य यही बच्चा है। आज बच्चा किस स्थिति में जी रहा है कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
किंतु हमें चेतना जरूर होगा, बच्चे के प्रति हमें सतर्क जरूर होना होगा। आगे मैं अपनी बात को यही विराम दूंगी क्योंकि लंबी हो जाएगी, इसलिए अब आज इतना है। और सभी को मैं आमंत्रित भी करती हूँ कि 10 तारीख को हमारा राजस्थान कृषि महाविद्यालय के अंदर हमारा 14वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन होने जा रहा है। रविवार को आप जरूर पधारिएगा। 10:30 बजे का उसका समय है। और साथ में प्रथम सत्र तो सलीला संस्था का रहेगा, किंतु दूसरा सत्र जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट का रहेगा, जिसमें पैनल चर्चा होगी और जीवनी विधा के ऊपर, बाल साहित्य में जीवनी विधा किस तरह से लिखी जाती है उस पर लेखन पे बातचीत होगी। और जो पहले सत्र का विषय है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि संस्कार निर्माण की पौधशाला है बाल साहित्य। आप जरूर से पधारिएगा, आमंत्रित करती हूँ आप सभी। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय भंडारी मैडम। और जिस चीज़ को आप लेके चल रही हैं और आज 14वें पायदान पर पहुंच चुकी हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और 10 तारीख को आप 14वें पायदान पर चढ़ जाएंगे इस राष्ट्रीय बाल सम्मेलन में। मैं राजस्थानी जाजम कोड को शुरू करने से पूर्व संक्षिप्त में एक बात कहना चाहता हूँ कि मंचस्थ जितने भी हमारे विराजमान हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो क्षण याद आ रहा है 23 मार्च का, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी से फोन आया था कि आपकी पुस्तक के प्रूफ तैयार है क्या। पुस्तक के प्रूफ तैयार थे, 23 तारीख को प्रूफ तैयार हुए हैं, शिल्पी के भी 23 तारीख को तैयार हुए मार्च को, और भी साथियों को 23-24 को तैयार हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि 29 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी ने उस कार्यक्रम को आयोजित कर दिया, लेखकों की पुस्तकें छाप दी, आयोजन कर दिया, और उसके साथ थे हमारे आदरणीय रमेश जी बोराना साहब। इनकी उपस्थिति में वो गरिमा में कार्यक्रम हुआ। वहां पर विमला भंडारी जी भी थी, प्रकाश जी तातेड़ थे, मैं था, शिल्पी थी, और राजेंद्र मोहन जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तत्परता से, जिस कम समय में आपने इस कार्य को किया है। निश्चित रूप से बाल साहित्य के हम चाहते हैं, हम लेखक नहीं है, हम बाल साहित्य के चाहते हैं। हम अंतर्मन से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी अकादमी निरंतर प्रगति करती रहे और जैसे आयाम स्थापित किए हैं उससे भी नवीन आयाम स्थापित करें। धन्यवाद। आपकी अकादमी नहीं, हमारी आपकी अकादमी है, अकादमी तो आपकी है, अकादमी तो हमारी है। और एक बात है, जो तत्परता, रमेश जी बोराना साहब वहां थे, समय नहीं था आपके पास कार्यक्रम में, लेकिन आप समय निकाल के आए और हमारे साथ आपने बोझ तक लिया 29 मार्च। तो ऐसी बातें हैं। तो मैं एक बार पुनः मंच को नमन करना चाहता हूं, मंच को अभिनंदन करना चाहता हूं। अब राजस्थानी जाजम गोठ में हम थोड़ी संक्षिप्त में ही करेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा का भी मुझे ध्यान रखना है। इसलिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रियंका भट्ट को कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें राजस्थानी में। क्योंकि राजस्थानी जाजम गोठ है, इसलिए अभिव्यक्ति हमारी राजस्थानी में ही होगी। स्वागत प्रियंका। प्रणाम करूँ और फुर्सत बनना हुई અને ગોષ્ઠીનું પ્રારંભ કરું। આપ સૌનો આશીર્વાદ છું। હે સુરસત માયડ હુંજે, હે વીણા વાલી સુરજે, દેવો નમ નમ ધોગા થારે પારી, મારે અંત સુજાડો કર મોલજે। हे सुरसत मायड़ हुंजे, हे वीणा वाली हुंजे, देवो नम नम धोगा थार बारे, मारे अंत सुजाड़ो कर गोड़जे। हे सुरसत मायड़ हुंजे, मोड़ घड़ियों ने अड़भड़ियों, हूँ मूर्ख बालक अज्ञानी,
कई बात ज्ञान रे नी जानी और हमज खूंट पे देतानी देऊ नम नम दोगा थार बार रे हिवड़े अंत सुजारो कर मोल जे हे सुरसत मायण हुणजे ए वीणा वाली हुणजे काय सब तेरी सगती नी जाणू नी मैं कर और छंद न पहचानू कई सब तेरी सगती नी जाणू नी मैं लय और छंद न पहचानू काड़ा खर लागे जाने पाथर पर कोल घस्यो जाने पाठ भाषा थरा बंद पड़ा वीरी हाँ करना मी तो खोल जे हे सुरसत मायड़ हुंजे हे वीणा वाली हुंजे देवो नम नम दोगा थार बार रे मारे अंत सुजारो कर मोल जे हे सुरसत मायड़ हुंजे सरगम निभाणी नी आवे रीता भी तारी रित जावे बेताल पड़ी तारा सगली निवे सात सुरा गाई जाने मारा सुर और ताल में जोड़ने हिवड़े भावरो समादर उड़ोल जे सुरसत मायड़ हुंजे हे वीणा वाली हुंजे देऊ नम नम दोगा थार बार रे मारे अंत सुजारो कर गोल जे हे सुरसत मायड़ एक और हाँ जरूर सर आप सब जोधपुर से पधारे हैं नहीं जरूर उदयपुर दर्शन कुछ मेरे मेवाड़ी अंदाज में आप सबको सुना एक मिनट मैं बीच में बोल रहा हूँ लेकिन मुझे बताना भी जरूरी है क्योंकि रह नहीं सकता मैं हमारे फिल्म जगत के मशहूर गीतकार पंडित विश्वेश्वर शर्मा सन्यासी के जिन्होंने गीत लिखे चल सन्यासी मंदिर में कई फिल्मों के उनकी पोती है डॉक्टर प्रियंका भट्ट इसका साथ बहुत बहुत प्रणाम एक उदयपुर दर्शन मेवाड़ी भाषा में रचा था आप सबके सामने याद है हाँ याद है वो सुनाती हूँ चालो चालो नी भवर जी सा उदय पर शेर करा मैं तो कदरी खड़ी हूँ सुन लो था उदय पर शेर करा उदयपुर में जाने आपा देखा बागुड़ा ताबरारी रेलगाड़ी बैठा मैं और आखा बागारो दर्श करा उदय पर शेर करा चालो नी भवर जी सा उदय पर शेर करा दूध तलाई पीछो लारी पाला गई रूपाली दूध तलाई पीछो लारी पाला गई रूपाली ऊंट सवारी करवारी में तो है वट्ठे ठाणी ऊंट सवारी करवारी में तो है वट्ठे ठाणी सनसेट पॉइंट ट्री मगरी पे चढ़ा उदय पर शेर करा चालो नी भवर जी सा उदय पर शेर करा जगदीश चौक में जगन्नाथ जी जगदीश छब में राजे जगदीश चौक में जगन्नाथ जी जगदीश छब में राजे भोग सेन धूप राज भोग धूप सेन आरती झांकी दर्शन साजे राज भोग धूप सेन झांकी दर्शन साजे जगदीश मंदिरेरा
आणि मंदरी राधरस करा उदय पर सैर करा चालो चालो नी ओ चालो चालो नी भवर जी सा उदयपुर सैर करा फतेह सागर रिपाल पे दोई हाथ बैठा अमेरिकन भुट्टो खावा और पानी में भी मिर्का अमेरिकन भुट्टो खावा और पानी में भी मिर्खा मोती मंगरी ने निमण करा उदय पर सैर करा चालो चालो नी भवर जी सा उदय पर सैर करा सुन सहेल्या वाड़ी वठे लागे घणी रूपाली सुन सहेल्या वाड़ी वठे लागे घणी रूपाली भात भात फव्वारा और मैं के फुलड़ारी वाड़ी भात भात फव्वारा और मैं के फुलड़ारी वाड़ी फोटो पाड़ा ने शेयर करा उदय पर सैर करा हाकिम खाभा माशा पुंजा भीलू मन्ना झाला हाकिम खाभा माशा पुंजा भीलू मन्ना झाला चेटक पे सवार है जट्ठे मेवाड़ी महाराणा चेटक पे सवार है जट्ठे मेवाड़ी महाराणा चेटक पे सवार है जट्ठे मेवाड़ी महाराणा मोती मंगरी ने निमण करा उदय पर सैर करा घड़ो रूपाळो झीलो याकी झीला घणी रूपाळी घड़ो रूपाळो झीलो याकी झीला घणी रूपाळी देश विदेश सुमन खा भर भर आवे मोटर गाड़ी देश विदेश सुमन खा भर भर आवे मोटर गाड़ी पछे क्यों आपा देर करा उदय पर सैर करा चालो चालो नी भवर जी सा उदय पर सैर करा। बहुत खूब प्रियंका, ये भी प्रियंका अभी मेरे कान में टिके जा रही है कि संक्षिप्त में गाई है मैंने। कभी अवसर मिलेगा तो पूरे उदयपुर घूमेंगे। आज हम थोड़ा इधर माया मिष्ठान भंडार के आसपास ही गए हैं, तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा लोकेश जी चौबीसा को कि वे पधारें और अपना रचना पाठ करें। सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी साथी, हमारी कविता दन उगता पहला घूंगी मारी घूंगड़ी दन उगता पहला घूंगी मारी घूंगड़ी कंडे लादी हुई तो पाछी दीजो मारी घूंगड़ी। गांधी जी जाता जाता हाथे ले गया तकलियां। गांधी जी जाता जाता हाथे ले गया तकलियां। साबरमती मां हगरी गिरवी रख गया सभी चरखियां। हगरा हाथा भूल गया बरकी सभी धोकड़ियां। कमठाना हगरा लूट गया भागी सभी मुस्कियां। दन उगता पहला घूंगी मारी कुकड़ी कंडे लागी वे तो पाछी दीजो मारी। हाथारा हम हुनर बूट गया, हाथारा हुनर बूट गया मनक बेगिया बेकार। हगरा हुरनबर कामदार सु बेगिया ताबेदार। पहला दूजा ने काम आ तो अबे चावे नौकरियां। हगरा वाते कठाऊ लावा अतरी नौकरियां। दन उगता पहला घूंगी मारी कुकड़ी कंडे लागी जो पाछी दीजो मारी। अबे बड़ा लिखा ने हगरा अंग्रेज भी बे भणा लिखा सब अंग्रेज भी क्या। हगरा ने चावे मोटी मोटी नौकरियां। कम करनो चावे काम करनो चावे आपनो धंधो देवे नी नौकरियां। कुकर मटे बेरोजगारी जिम्मेदार भाव उठावे नी या कटो लावे नौकरियां। धन उगता पहला घूंगी मारी कुकड़ी कंडे लगी भी तो पाछी दीजो। एक दूजा पे ढोर रहे फाड़ी हो गया। एक दूजा पे ढोर फाड़ी हो गया। अबे अण कमाऊ मोटियार कटे जाइने केवे आंख मीचवा मर्ज कदी नहीं बेटे
आंख मीचो मर्ज कदी नहीं मिटे यो बढ़तो ही जावे हो समझवनी नीति नियम करो इलाज धन उगता पहला गूंगी मारी कुकड़ी कने लादी हुई तो पाछी तीजो मारी कुकड़ी। गांधी जी हगरा भूलिया, गांधी जी ने हगरा भूलिया पण हाथ करना ना भूलो। अपना घर घर में छोटा मोटा उद्योग लगाओ, अपना घर में छोटा मोटा उद्योग लगाओ, हगरा हाथा ने बटे बैठो काम मिल जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, दूसरा ने काम देगा। धन उगता भला गूंगी मारी कुकड़ी कंडे लाती तो पाछी तीजो मारी। धन्यवाद लोकेश जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा रजनी शर्मा को, वे आए और अपना काव्य पाठ करें। रजनी शर्मा। साहित्यकारों को सादर नमन करती हूँ। मैं आपको आज ब्रज भाषा में ही एक भजन सुनाना चाहूंगी। मैया यशोदा के आंचल तल खेले रहे देखो कृष्ण कन्हैया, प्रभु के सौम्य स्वरूप को देख के लेती बलैया प्यारी मैया। कृष्ण के बाल रूप को देखे वे आवे ब्रज की सारी सखियां, न्योछावर हो जावे प्रभु पे देखो आवत ब्रज की सखियां। मुस्कावे जब कृष्ण कन्हैया, मुस्कावे जब कृष्ण कन्हैया, न्योछावर हो जाए सखियां। कोई सखी मीठो सो दूध ले आवे तो कोई सखी मधुले के संग आवे। अपने घर की राह भूल गई, अपने घर की राह भूल गई, लौट लौट नंद घर को आवे। देखो यशोदा मैया के द्वारे आवती जावती सारी सखियां। जब स्नान कन्हैया करते, जब स्नान कन्हैया करते तो एक सखी तो जल लावे, एक सखी उबटन ले आवे तो एक सखी प्रभु तन पे लगावे। नहवत में प्रभु रुदन मचावे तो मैया झट से लगावे। एक सखी प्रभु नजरे उतारे तो एक सखी प्रभु नजरे उतारे तो एक सखी ही ऐसे ही लगावे। प्रभु की अखियां देख के सुआ, प्रभु की अखियां देख के सुआ, सब सखियां व्याकुल है जावे। जब हंसते प्रभु मथम मथम, सब मिले प्रभु को लोरी सुनावे। कोयल पपीहा मिल संग गावे, कलियों पर भाव राम डरावे। प्रभु आए जब ते ब्रज भूमि, धरती अंबर नाचे गावे। प्रभु आए जब ते ब्रज भूमि, धरती अंबर नाचे गावे। धन्यवाद। धन्यवाद रजनी जी, अच्छी रचना आपकी। अब मैं मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए किरण बाला जी आप आए मंच पे, इधर पधारे। सर्वप्रथम अशोक जी को आमंत्रित करूंगा कि वे पधारें और आदरणीय रमेश जी बुराना साहब का शाल उठाकर स्वागत करें। विशेष सम्मान जो है हमारे विशेष सम्मान है युद्धधारा में आपका पधारना हुआ और बाहर से पधारे हमारा बाहर से पधारे विशेष अतिथि जो है जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी से
और बुराना साहब और बिनाका जी जो राजस्थान साहित्य नाटक अकादमी से हैं। आप सभी का युगधारा की ओर से स्वागत करें। युगधारा की ओर से विशेष स्वागत आपका। मैं आग्रह करूंगा किरण मैडम को वो अपना युग जाजम युग मंथन आदरणीय बुराना साहब को अर्पित करें। इस बार और युग मंथन पे बता युग मंथन और युग जाजम ये हमारे युग धारा की ग्रंथ हैं जिनमें हिंदी की और राजस्थानी की कविताओं का संकलन है। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर शीतल सिजवाली को कि वे विदा जी का शाल उठाकर सम्मान करें। महिला उपाध्यक्ष निर्मल जी को उपाध्यक्ष महिला के सम्मान के लिए निर्मल जी उपाध्यक्ष महिला उनके सम्मान। किशन जी दादिश साहब के सम्मान के लिए अरे सर आदरणीय राजेंद्र मोहन जी शर्मा साहब के सम्मान के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय लोकेश जी किरण जी बता रहे लोकेश जी बता रहे आदरणीय राजेंद्र मोहन जी साहब का रजनी शर्मा आए और आदरणीय सरोज जी शर्मा का शाल उड़ाकर स्वागत करेंगे। निर्मल जी को बुलाइए, निर्मल गर्ल जी को शॉल उड़ाने के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर निर्मल गर्ग को वे पधारे और डॉक्टर विमला जी भंडारी का शाल उड़ाकर स्वागत करें। मैं आप ही की अरे आप तो हमारे हो लेकिन आज विशेष हमारी नहीं यार नहीं ये तो हमारे युगधारा और सलीला एक ही है। ये हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है कि जब हमारे बीच में इतना समृद्ध मंच है और ये तस्वीरें जब हम आगे कभी देखेंगे तो हमें अतीत की स्मृतियां वर्तमान के चलचित्र के ऊपर दिखती हुई दिखाई देंगी। निश्चित रूप से अब मैं किरण जी को आमंत्रित करूंगा कि वे पधारें और इसके पीछे एक बात और कहूंगा, मैं भूल गया, क्षमा करें। किरण जी के संपादन में इन पत्रिकाओं की तैयारी हुई है। बोधि प्रकाशन जयपुर से ये छपी है और इसकी मुख्य संपादिका रही है किरण बाला किरण और इन्होंने समृद्धि किया है। मैं चाहूंगा कि आप युग मंथन और युग जाजम को लेकर मंच पर पधारें और मनमोहन जी मधुकर साहब को आमंत्रित करूंगा कि पधारें और पुस्तकें आदरणीय बोराना साहब को भेंट। बोराना साहब क्या है? राजेंद्र मोहन जी शर्मा साहब। सरोज जी शर्मा जी एक जुग जाजम सरोज जी किरण जी आचार्य पधारे। सरोज जी शर्मा, आप सरोज जी शर्मा पुस्तक में सरोज जी आदरणीय सरोज जी को किरण जी आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपका। सरोज जी भी अच्छी रंगकार है और काफी छपती है, रंग लिखती है और बड़े तीखे और करारे रंग होते हैं आपके। बहुत खुशी की बात है। और अब मैं मंच की ओर मुखातिब होता हुआ अभी मंच के लिए आपको बुला के फिर अपनी गोष्ठी चलेगी।
राजस्थानी है ना, आपको बनाना है शायद ना कलामंडल, बिना जी आपको फिर हमारी मैं एक तो बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात कहूँ आपसे मैं कि कुछ कार्यक्रम भी होते हैं जहाँ हम व्यस्त होते हैं, तो एक तो डॉक्टर विमला भंडारी निश्चित रूप से अति व्यस्त हैं क्योंकि परसों आपका कार्यक्रम है। तो विमला भंडारी जी को हमने सुन लिया। अब हम चाहेंगे कि आदरणीय विनायका जी पधारें और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय नमस्कार। मंचासीन श्रद्धेय कलामर्मज्ञ रमेश बोराणा साहब, राज्य मंत्री महिला प्राधिकरण और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, लेखक, नेता, अभिनेता ये बात माननीय किशन दादी साहब, राजेंद्र मोहन जी, विमला भंडारी जी, सरोज जी, ज्योति पुंज जी, अशोक जी, तातेर जी और यहाँ विराजित समस्त बुद्धिजीवी, क्योंकि आप लोग उस वर्ग से हैं जो लिखते हैं। और सबसे पहले तो मैं युग धारा का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का और बहुत समृद्ध होने का अवसर मिला, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं कुछ सीखते हैं और यकीनन यहाँ की बहुत सारी यादें मैं आज लेकर जाऊंगी। अभी हम लोग जो बाल साहित्य की बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर से वहाँ आती हूँ और आप सभी को आपके बचपन में लेके जाती हूँ। याद करें जब हम खुद छोटे थे, हमने क्या चंचलताएं, चपलताएं की थी। और ये अलग बात है कि तब के और अब के युग में बहुत फर्क है, लेकिन बाल मन तब भी वही था, आज भी वही है। और शायद पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से बच्चों में बचपन को जिंदा रखें। आज का छोटा बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, वो इस नई तकनीक से, इस मोबाइल से इतना जुड़ गया है कि वो बहुत जल्दी बड़ा होने लगता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जबकि ज़रूरी है कि बच्चे में बचपन जिंदा रहे। हम बच्चा जब पेट में होता है तभी से हम उसे संस्कारित करें, क्योंकि आपने भी सुना है और आप सब चूंकि लेखक हैं, ज्ञान धारा में आप बहते हैं, तो ये हम सब जानते हैं कि जब बच्चा कोख में होता है तभी से हम उसमें जो भी अंकुरित करना चाहें हम कर सकते हैं। यदि उस 9 माह में बच्चे के सामने कहानियों की बातें की जाए, ज्ञान की बातें की जाए, शिक्षा की बातें की जाए, तो वो वहीं से वो चीज़ें उसमें अंकुरित होने लगेंगी। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसी के साथ हम जब बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उसके हाथ में मोबाइल और गेम्स देने के बजाय उसे हम एक बुक पकड़ाएं और उसे कहें, देखो ये बंदर है और अब मैं आपको बंदर की कहानी सुनाती हूँ। और उसके साथ जो बच्चा कहानी सुनते सुनते वो बड़ा होगा, खाएगा, तो शायद वो चीज़ें उसके मन मस्तिष्क में बैठेंगी। यदि कभी बच्चे ने झूठ बोला, उसे डांटने के बजाय हमने वो सियार और शेर वाली कहानी उसे सुनाई, तो वो उसके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ, मुझे ऐसा कहा गया था। तो जिस तरह हम बच्चे के साथ अपना व्यवहार करते हैं, वो बच्चा वही सीखता है, क्योंकि वो तो बहुत नकलची होता है। वो ये देखता है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, दीदी क्या कर रही है, या घर के बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, वो हमारा अनुसरण करता है। इसलिए ज़रूरी है कि उस दिशा में हम बढ़ें और बच्चों को पीछे लेकर आएं। और जिस तरह ये बात चल रही थी कि हम अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में अगर बात करें, तो मैं यही कहूँगी, मारवाड़ो ऊंडो पानी, मारवाड़ो ऊंडो पानी, मारवाड़ी मीठी वाणी, मारवाड़ मोड़ माथेरो आहे मायड़ सेलाड़ो। ये हमारी मातृभाषा है, क्योंकि हम जब भी परेशान होते हैं या बहुत खुश होकर सपने देखते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा में देखते हैं, हिंदी या इंग्लिश में नहीं। तो हम
राजस्थानी में अपने बच्चों को जन्म के पहले से ही कहानियां शुरू आप करें। तो बोले, आप तो राजस्थानी में बोले। अब राजा अब देखो इधर इसका नाम है राजस्थानी जाजम गोट। मैं पहली उठे गई पर हिस्सा अपने बाल साहित्य की तरफ, तो अबे मैं राजस्थानी गोठ की तरफ आ जाऊं और बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अब आज शाम 7 बजे लोक कला मंडल में आज एक समारोह है जिसमें लोक नाट्य की प्रस्तुति है और उठे पहुँचना है। तो मैं आपने एक बार पुनः अटे बुलाने वास्ते बहुत बहुत आप सबको आभार, धन्यवाद। हाँ, आमाऊ गलती हुई। अब आज शाम 7 बजे लोक कला मंदिर मंडल में ठीक 7:30 बजे लोक नाट्य शुरू वेला और आज है कुचामणी ख्याल राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की तरफ हूँ। तो ने अध्यक्ष होने नाते मैं आप सब ने न्योतूं कि आप उठे पधारो और मानो मान बढ़ाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। और बड़ी सक्रिय महिला है, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष, सहज और सक्रिय, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय बोराना साहब को। वो तो नहीं आप बुलाऊंगा तो भी हाजिर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आपका स्वागत। राम राम साहब। बड़ो अजब संयोग है कि बाल साहित्य विमर्श और राजस्थानी जाजम कोट एक भेड़प में और एक एड़ो संवाद मैं सोचूं कि इनकी अभी जरूरत है। मंचरा आजरा कार्यक्रम अध्यक्ष किशन दादी जी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बहुत ही क्रियाशील अध्यक्ष बिनाका जे साहिबा, बाल साहित्य अकादमी का पहला सचिव जो एक इतिहास बनायो, मैं बात बताऊं आपने, राजेंद्र मोहन जी, राजस्थान जी नहीं, मैं कहूँ कि देश की ख्यात नाम बाल साहित्यकारा विमला भंडारी जी, सरोज जी, ज्योति पुंजी सम्मानित, अशोक जी ताथेड़ साहब और अट बिराजिया सगा हमारा साथी और साहित्य का हितागु किशन दादी जी मारो आज अपहरण कर लियो। लाया तो मैंने बिनाका जी हाथ जोधपुर गाड़ी में बैठा आपने कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बना कि आपने हमारे लोकनाट्य समारोह उद्घाटन करना है, लेकिन कई था किसी दिन की था पड़ी था के बड़ी तो सूचना देनी थी, मैंने जेल हो जाती। तो किशन जी के आप आयोडा हो तो सीधा सीधा टाके हो विज्ञान समिति में। यहाँ रो हमारा बड़ा भाई है, मैं यहाँ रो कहना नहीं टाल सकूँ, हमारा 40 साल का रिश्ता है। तो मैं सोचूं कि आदेश ठीक ही दियो और अच्छा आने मने जितनी खुशी भी, और सच बताऊं लाला लगे टगे 2 महीना में इन राजनीतिक झंझावत में सृजना कटी खोगी ही उनने आज रिफ्रेश करनो मने अवसर दियो। युग धारा मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं कि मने जिंदो होनो एहसास 2 महीना पछे आज फिर हूँ होने लगो कि मैं बेसिकली साहित्यकार और कलाकार हूँ। अब अगर राजस्थानी जाजम गोठ और बाल साहित्य माते विमर्श हो तो और बिना कभी ठीक कहो कि अपने बच्चा रो बचपन बचाना जरूरी है। मेरी संवेदनशीलता, मेरी क्रिएटिविटी और मेरी जिसकी बाल मुस्कान है, उन्हीं जिसकी मासूमियत है बच्चारी, वह बच्चाओं की समाज ने आज जरूरत है। सब गोष्ठियां सुन
एक वातावरण तो बन सके, लेकिन इन्हें लारे बहुत बड़ी एजेंसियां काम कर रही है, दिमाग काम कर रही है। उन दिमाग ने समाज ने समझना पड़ता। आज बाजार अपने बच्चा रो दिमाग खरीद लियो है, अपने मालूम ही नहीं है कि बाजार कहीं बेच लियो है बच्चा ने, और अपने लाग ही नहीं लियो कि बच्चा रे हाथ में खिलौना रे नाम मत वो हथियार दे लियो है। पहला गुड़िया होती और कोई गेंद होती, और अभी बंदूक रो खिलौनो बच्चा रे हाथ में दे दियो है। वो एक काई तरह बच्चा ने बढ़ा लियो है, क्योंकि उन्हीं कल्पना में जब वह बंदूक और गन आवेला तो उन गन रो कई काम है उन बच्चा ने मालूम पड़ेला, और वो बड़ो हो बहुत सारी बातें कर सका। लेकिन मेरे इतना ही निवेदन है कि अबार लालजी की सरकार ही पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर लियो कि नेहरू जी के नाम माते एक बाल साहित्य अकादमी की स्थापना करी। पूरे हिंदुस्तान में कभी बाल साहित्य अकादमी नहीं है, राजस्थान में है, जिनका पहला सचिव राजेंद्र मोहन जी शर्मा है। और मैं आपने बताना चाहूँ कि लाल एक साल वियो वेला लगे टके एक साल, उन एक साल में 70 बेसी पुस्तक में बच्चा ने छाप दी। एक इतिहास वो काम करियो है, और भी बाल साहित्यकारा ने इनका बाल लेखन करे उन लोगों ने सम्मानित कर गया है। और यानी लगो लग यानी वह जूझ जारी है कि बाल साहित्यकारा ने की कर प्रोत्साहित करा, और बाल मनरी जो क्रिएटिविटी है उन्हें की कर जिंदो करा। वैसे पूरा वर्ल्ड में अगर बाल साहित्य की बात करा तो यूएनओ में वगैरह में 18वीं शताब्दी रे लगे टगे वो बाल साहित्य की मूल संरचना शुरू हुई। यूं तो हमारे लोक में बाल साहित्य है, विजय कथावा पढ़ाऊं और कोई पे देखा लोक में माने बाल, लेकिन वे बाल खेल कूद का काम है। बच्चा खेल कूद में बच्चा ने की कर पे चीजा ने समझाई सका, उनकी क्रिएटिविटी ने उनकी सृजनात्मकता ने पे जगाई सका, वो लोक में है। लेकिन एक विधिवत रूप से एक फॉर्मल तरीका से 18वीं शताब्दी में यूरोप में बाल साहित्य की सृजना शुरू हुई। और मोटा रूप से भारत में देखा तो जयप्रकाश भारती जी बाल साहित्य रच का है एक तरह से जनक कहा जा सके है। लेकिन राजस्थान में भी बाल साहित्य में भंडारी साहिबा जाने को बहुत कम काम नहीं दियो है। डॉक्टर मनोज शर्मा जी, विश्वामित्र दादी जी, चारुलता जी, दमयंती जाड़ावत जी, हरीश बी शर्मा, उमेश कुमार चौरसिया जी और भंडारी साहिबा ये भी बाल साहित्य में बहुत काम करियो है। और एज का नाम मैं बोलिया हूं, राजस्थानी में बाल साहित्य लिखियो। तो क्योंकि आपरी जी की सहज संप्रेषण है वो आपकी भाषा में भी सके। मैं किसी भी एक छोटो सा उदाहरण देना चाहूँ, मैं बोलना तो घणो चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं हमारे कने। मैं 1980 में एक स्कूल रो प्रबंधक हो, एक मिडिल स्कूल रो, और मैं राजस्थानी रो शुरू से हेताड़ू रहा हूँ, राजस्थानी में खास लिखियो भी हूँ मैं। तो मैंने स्कूल रो मैनेजर बनियो तो मैं पहली सर्च करी कि मैं पहली क्लास में लगा पीजी क्लास से बच्चा ने राजस्थानी में पढ़ाऊंगा। अब आप जानो कि स्कूल में बच्चा ने घाले जब बच्चों रोज आवे मान माडाई बाउडो पकड़ने बैठा हुए स्कूल में जा, और बच्चों स्कूल में कंफर्ट महसूस नहीं करे, अपना आपने असहज महसूस करे। तो मैं एक मारे भाट हा पड़ोस में रहता स्कूल रे जिका वे कहानी किस्सा घना करता बात पोषी परंपरा अपने बहुत पुरानी है। तो मैं कहा कि भाषा थे या बच्चा ने बातों ले जाओ, तो यहाँ 2 घंटा रो काम आई हो कि वे बच्चा स्कूल में आते ही वे बच्चा की भाषा में मेरी बोली में जिकी बातें घर में करे माँ बाप वेरी बातें रोचक बातें वे बच्चा ने करने लगा। मैं अपने विश्वास से सत्य कहूँ कि 1 सप्ताह महीने हमारा 36 बच्चा सहज हो गया और वे 2 महीना बाद विधिवत पढ़ना शुरू होगा। और मातृभाषा में तो बड़ो प्रभाव है। तो मैं राज्य सरकार ने भी निवेदन करियो, मैं और प्रयोग करने देखे हूँ वे स्कूल में इंटरेस्ट किताबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला इंटरेक्ट सहज करने की जरूरत है। बच्चा ने लागो छी जो मारो आदमी पढ़ाओ जिको वो टीचर शू करे एक डिस्टेंस रखे, जिको डिस्टेंस रखेला वो फॉर्मल शिक्षा तो ले सके, अनौपचारिक वो सहज आप विकास नहीं कर सके, हमारी मानता है। मैं
आपने प्रायोजित बाल साहित्य की बात करते हो कि जो बाजारवाद आप मत हावी हो रही है वो रोचक हो सके, वो बहुत दिखावा बड़ा हो सके। रंगीन किताबा छपी होड़ी, पुठा होना जानदार होड़ा कवर पेज होना, और उन्होंने कंटेंट भी अलग तरह रो, लेकिन वो माने बच्चा ने स्क्रू कसरी हो धीरे 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 आउन। तो आउन वाला समाज जो अपन प्रदेश रो भाषा संस्कृति है वह कैरी वेला उन्हीं एक चेतना, एक सूचना में आपने देनी चाहूं कि लाला 40 वर्षा में विश्व में 7000 भाषावां में 4000 भाषावां खत्म हो चुकी है। लाला 40 वर्षा में विश्व की 7000 भाषावां में 4000 भाषावां खत्म हो चुकी है, और आने वाला 30 वर्षा में 2000 भाषावां फिर खत्म हो जाएगा। और भाषावां खत्म होगी मानी लोक भाषावां खत्म होगी तो संस्कृति खत्म हो जाएगा, और संस्कृति खत्म होगी तो मानो समाज और परिवार खत्म हो जाएगा। पछे आज भी व्यक्ति और व्यक्ति भी उनकी तो डिस्टेंस हो गयो है। कन्ने बैठा एक मोबाइल उठी देख रही है, मोबाइल उठी देख रही है। संस्कृति रो सबसे बड़ो जो महत्व पक्ष है वो है रिश्ता। रिश्ता के मायने अपनापन रो भाव वो बहुत महत्व है। अपनापन रो भाव खत्म हो रही है, इन्हें बचाने की जरूरत है। अब साहित्य की सर्जना बच्चा शू करनी पड़सी और वो तरीके से करनी पड़सी। इन वास्ते समाज की जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही अपने जो लिखारा लोग हाँ, जो सृजनाधर्मी लोग हाँ, उन्हें भी इतनी जिम्मेदारी है कि समाज आने वाला समय में किन दिशा में जावे, उन जिम्मेदारी ने अपने लोग संभाला। भले छोटा लेवल में संभाला, छोटा छोटा कान में एक भाटो बनेगा। मैं सोचूं कि आने वाले युग की जी चुनौतियां हैं वो भाटो उन मत परिहार कर सकेला, एडो मारो विश्वास है। मैं लंबी बात नहीं कर रहे, अगर बैठे बैठो एक मारी मंत्री अभिव्यक्ति ही जिकी मैं थक गया, मैं थक गया हूं, हार गया, मैं थक गया हूं, हार गया हूं, लड़ रहा हूं अपने बड़पन से। मैं थक गया हूं, हार गया हूं, लड़ रहा हूं अपने बड़पन से, या बड़पन में छिपे झूठ, फरेब, षड्यंत्रों के तांडव से। मेरे बड़पन में छुपे झूठ, फरेब, उस तांडव से काश मुझे कोई मेरा बचपन लौटा दे तो उड़ सकूं उन्मुक्त आकाश में, सहज मुस्कुरा सकूं इस जहां में। और एक राजस्थानी कविता छोटी सी सुनाई दूं मैं। अपनी राजस्थानी भाषा में रंग जी को शब्द है, रंग पुनः बहुत अर्थ है, मान, सम्मान, अपनत्व, और कलर जी को है पहचान भी देवे, अलग अलग पहचान दे, रंग सु पहचान जावे को कहीं। तो एक रंग शब्द माटे एक छोटी सी बात देखो राजस्थानी में कि रंग री रंगत फकत रंग जाने, रंग री रंगत फकत रंग जाने, रंग री ओळख खुद रंग करे। कि रंग री रंगत फकत रंग जाने, रंग री ओळख खुद रंग करे, कि जून रो श्रृंगार बने रंग, जून रो श्रृंगार बने रंग, मौत री पीछाण बने रंग, मौत री पीछाण बने रंग, कि मिनख ने मिनख सु अलगो करे रंग, मिनख ने मिनख सु अलगो करे रंग, कि मिनख ने मिनख सु जोड़े रंग, मिनख ने मिनख सु जोड़े रंग, के मेहंदी ने औकात देवे रंग, मेहंदी ने औकात देवे रंग, सुहागण विधवा ने भेद देवे रंग, विधवा सुहागण ने भेद देवे रंग, के सावणियों बण इतरावे रंग, सावणियों बण इतरावे रंग, फागणियों बण नाचे रंग, फागणियों बण
नाचे रंग के प्रीत रीत रो रास रचावे रंग। प्रीत रीत रो रास रचावे रंग, राधा मीरा ने अर्थ देवे रंग। राधा मीरा ने अर्थ देवे रंग के आभे में मर्जाद भरे रंग। आभे में मर्जाद भरे रंग के धरारी पीछाण करावे रंग। धरारी पीछाण करावे रंग के जीवन रा सगला एनाण रंग। जीवन रा सगला एनाण रंग के रंग ही देवे रंग ने रंग के रंग ही देवे रंग ने रंग। रंग रो म्यानो ही रंग, रंग रो म्यानो ही रंग। रंग रो रंगरेज खुद रंग, रंग रो रंगरेज खुद रंग। और आप में घना घना रंग। आपको घणो घणो आभार आदरणीय रमेश जी बोलना था। सब बड़ी खुशी की बात तो है कि आपने राजस्थानी रामायण जो आप बात कही निश्चित रूप से वह मानन जड़ी है और निश्चित रूप में वो बातों पे आप जो बताई है वे बहुत ही उपयोगी है। मैं माथा चलाने की कोशिश करांगा, मेरा बड़ा विश्वास है। आपने बात रामायण में एक चीज जो शब्द प्रयोग है वो मैंने घणो वालो लगो। आप एक शब्द रो प्रयोग करे हो आपरास। आज वास्तव में अगर हम देखना सब जगह एक तरफ दाया बाया ऊपर नीचे अटने बटने तो आप एक ही चीज पाओ आपरास खत्म है। आपरास नाम की चीज खत्म है क्योंकि मैं लोग बिल्कुल आपकी अलग ही दुनिया हमारे समारी यहाँ धीरे धीरे छोटी सी दुनिया होगी। बीकी दुनिया अलग, बीकी दुनिया अलग, सबकी दुनिया अलग, आपकी अलग अलग दुनिया है और राधे ने बना दी सब में। तो आपरास को जो संकेत दियो बनाना साहब निश्चित रूप एक बहुत बड़ी बात है कि आपरास अगर होई तो संस्कृति जिंदा रहेगा और आपरास नहीं होगा तो संस्कृति खत्म हो जाएगा। इन बात रो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं मोहन साहब। और दूसरी बात जो बिनाका जी के बारे में कहूं और मैं आदरणीय रमेश जी के बारे में कहूं वह है एक शब्द है अपना राजस्थानी रामायण है हामड़। हामड़ हामड़ शब्द का मतलब होता है स्वीकृति। तो रमेश जी ने और बिनाका जी ने जो हामड़ भर के और यहाँ पर आकर हमें प्रसारित किया निश्चित रूप से वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। आपके उद्बोधन में लाभान्वित हुआ और उतरे आप प्रोग्राम में पधारिया प्रोग्राम में चार चांद लगाया। आप घणो मानो आभार। आपने वास्ते घड़ी घड़ी शुभकामनाएं रमेश जी साहब मैडम और पूरा सदन ने क्योंकि हमड़ नहीं भरो तो काम नहीं चल रहा और हमड़ भरना आनो इससे बड़ी बात नहीं हो सके। और नरेंद्र राज्य है नहीं आज टेम को नहीं लेकिन अब मैं इसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाऊंगी ना और मंच पर आमंत्रित करूं। माफी चाहूँ सर। नहीं ना मन नहीं है जाऊँ आगे लेकिन मैं बिल्कुल आप मिल जाऊंगा। अल्पाहार तैयार है, आप अल्पाहार लें फिर अपन बैठते हैं। अल्पाहार खाली 5 मिनट आप एक बता दीजिए भाई दोनों उसके बाद अपन आराम से समय लगेगा सब।